ओके, सो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया था, इवन उसकी हमने दो प्रॉपर्टीज भी देखी थी। वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड सेकेंड इज इट इज सेमी परमिएबल। ठीक है, अब उसके अलावा भी जो है सेल मेम्ब्रेन में जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली जो है वो दो टाइप से होता है। अब कैसे? तो बेसिकली दो चीजें होती है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैम मैं नेट इशू की वजह से अभी ज्वाइन हुआ, तो क्या सिखाया आपने? लेक्चरर प्लीज, जो भी डाउट है प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखो। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे होता है, तो बेसिकली दो टाइप के जो है ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब सब्सटेंस का जो है मूवमेंट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो क्या होता है इसमें कोई एनर्जी का जो है यूटिलाइज नहीं होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि कोई एटीपी जो है खर्च नहीं हो रही है, इसका एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जो सेकेंड जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो जिसमें मतलब अगर सब्सटेंस का जो है मूवमेंट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब एनर्जी जो है एटीपी जो है खर्च हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो उस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो इसको सिंपल वे में आप समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पैसिव का अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, अगर आप पैदल चलते हैं लाइक वॉकिंग करते हैं, तो आपका कोई फ्यूल खर्च नहीं हो रहा है, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यूज हो रहा है, मतलब एनर्जी खर्च हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। इट मीन्स कि अगर आप किसी जगह एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हो, अगर आप कार के थ्रू या ऐसी व्हीकल के थ्रू करते हो जिसमें फ्यूल जो है कंज्यूम होता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो आई थिंक एक्टिव और ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर है सबको। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है दो टाइप का होता है। बेसिकली जो सेल में जो मूवमेंट होता है वो दो टाइप के मूवमेंट होते हैं पैसिव। वन इज डिफ्यूजन, सेकेंड इज ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो डिफ्यूजन जो होता है ना, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। इवन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा डिफ्यूजन की प्रोसेस। तो इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल एक रूम है जिसपे मैंने स्प्रे किया, परफ्यूम या कुछ भी डीओ मैंने स्प्रे किया, तो क्या होगा, जो स्प्रे के जो गैस है वो पूरे रूम में जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। मतलब क्या हो रहा है कि जहां से मैंने स्प्रे किया है तो वहां से जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल या जो गैस के जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, हाई रीजन से लो रीजन की तरफ क्या होंगे, मूव होंगे। तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, so this is called diffusion मैम और again। स्पॉन्टेनियस मतलब? स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से जो मूवमेंट होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस मीन्स ओके अचानक से मैम। मैंने स्प्रे करने के बाद वो क्या होंगे, पार्टिकल जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो है मूव हो जाएंगे, दैट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ठीक है, यस अब हम मैम, ओके। देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। अब ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ऑस्मोसिस?
ऑस्मोसिस बेसिकली इट्स अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का अगर मूवमेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर मैं सेल की बात करूं तो हमारे सेल में जो सॉल्वेंट होता है बेसिकली वो वाटर होता है, और जो वाटर का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है। मतलब कि वाटर का जो मूवमेंट होगा सेल में कैसे होगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। तो बेसिकली व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी मैम मेम्ब्रेन, योर इसको हम वॉइस क्या इज बोलते हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस कोई चैट बॉक्स में मुझे बताओ, वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक बेटा आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, इट्स क्लियर। चलो ठीक है, तो दिस इज द नो मैम फर्स्ट इट वाज ब्रेकिंग नाउ ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज और ऑस्मोसिस के थ्रू और डिफ्यूजन के थ्रू जो है सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब अगर हम 3 टाइप्स के सॉल्यूशन देखते हैं कि अगर 3 टाइप के अगर सॉल्यूशन होते हैं सेल के अंदर तो कैसे मूवमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। रुको मैं इसको आपको बोर्ड पे बताती हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा। देखो अब सबसे पहले हम 3 टाइप के सॉल्यूशंस देखेंगे। फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, जब सॉल्यूशन में और सेल के इनसाइड सेम होता है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली जब कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू इनसाइड द सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा, ये सोल्यूशन है इसके अंदर और ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। अब हमने क्या करा, इसमें एक सेल को प्लेस करा। अब सेल के अंदर भी जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल जो आउटसाइड है वो इक्वल है इनसाइड द सेल। फॉर एग्जांपल सॉल्यूट के पार्टिकल जो है 1 2 3 4 5 है, तो सेल के अंदर भी ये सॉल्यूट के पार्टिकल अगर 5 है, ठीक है, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसे लगेगी। तो देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो ये तो सॉल्यूट हो गया। अब मैं वाटर को, वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, तो देखो इसमें वाटर प्रेजेंट है और सेल के अंदर भी कुछ वाटर प्रेजेंट है, तो मूवमेंट कैसे होगा कि यहाँ पर भी यहाँ मूवमेंट हो रहा है वाटर का और आउटसाइड भी मूवमेंट हो रहा है, मतलब दोनों का मूवमेंट जो होता है ना वो इक्वल है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा आइसोटोनिक है, क्योंकि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड मतलब सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी सेम है। तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, सेम होगा, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल सेम रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
अब हम सेकेंड टाइप के सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल भी मैं बता देती हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है जब आप आर रुको मैं एग्जांपल बताती हूँ, स्क्रीन शेयर करके मैंने शायद देखो ये एग्जांपल मैंने दिया है कि हाँ अगर हम 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड को लेते हैं और 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते हैं इन वाटर, ठीक है, दैट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें अगर हमने आरबीसी को प्लेस्ड करा तो क्या होगा, हम आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट नथिंग विल हैपन। क्यों कुछ नहीं, क्योंकि आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन रहता है आउटसाइड द सेल इज लेस, मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर मतलब सॉल्यूशन में कम है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है ज्यादा है और आउटसाइड द सेल कम है। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है आउटसाइड द सेल जब कम होता है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो इसका अगेन मैं डायग्राम बना के बताती हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखो हमने एक बीकर लिया, ठीक है, अब बीकर में जो आउट ये सेल है, ठीक है, इसको सेल को प्लेस करा बीकर में, इसमें सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, ठीक है, एज कंपेयर इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर जो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो देखो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, इसमें अगर हम ऑस्मोसिस को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है और सेल के अंदर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, ये सेल से अंदर जाएगा वाटर। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व, जो सेल है वो कैसी हो जाएगी, इट बिकम टर्जिड, स्वेल हो जाएगी। अगर कोई सेल को हमने प्लेस करा, ठीक है, तो सेल कैसी हो जाएगी, इट बिकम टर्जिड। अगर प्लांट सेल की, अगर हम प्लांट सेल को प्लेस करेंगे इट बिकम टर्जिड, और अगर हम एनिमल सेल को करेंगे तो कैसी हो जाएगी, वो स्वेल हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, मतलब सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन हाई होता है एज कंपेयर टू सेल, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, सेल के बाहर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन फिर से बताती हूँ हाइपरटोनिक क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना सॉल्यूशन का आउटसाइड द सेल इज मोर एज कंपेयर टू सेल, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं।
अगेन हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और एक सेल को प्लेस्ड करा। अब ये कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक टॉनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेल, और वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम होगा, और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेकिन सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम। तो अगर इसमें अगेन हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस लगाएंगे तो कैसे होगा मूवमेंट वाटर का? मतलब वाटर जो है ये सेल के बाहर आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब बाहर, सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? जहां पर ज्यादा वाटर है वहां से कम की ओर जो है मूव करेगा। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उसके बेसिस पे जो है ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो होती है फॉलो होती है। ठीक है, अब उसके अलावा जो है एक और चीज बताना था कि अगर हम प्लांट सेल को अगर प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा? इट बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। मतलब प्लांट सेल क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। अब प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि जो प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल का तो कुछ नहीं होगा, जो अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो कैसे हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, एनिमल सेल क्या होता है? एनिमल सेल को अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस्ड करा तो क्या होगा? तो सेल कैसी हो जाएगी? क्रीनेशन हो जाएगा। क्रीनेशन हो जाएगा मतलब कि जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी फर्स्टली, और फिर क्या हो जाएगा? उसमें से नॉचेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल सेल है, इसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो कैसी हो जाएगी? उसमें ना थोड़े से नॉच जैसे बन जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रीनेशन। ठीक है, अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है अभी हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन में शेयर करती हूँ। आई थिंक इतना सबको क्लियर है, जिसको भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखो। क्रीनेशन क्या होता है मैं फिर से बता देती हूँ। क्रीनेशन मतलब कि जब हम एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल कैसी हो जाएगी? क्रीनेटेड हो जाएगी, मतलब उसमें नॉच बन जाएंगे, श्रिंक हो जाएगी और नॉचेस बन जाएंगे। दैट इज कॉल्ड क्रीनेशन। ठीक है, अब हम प्लाज्मोलिसिस क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो, प्लाज्मोलिसिस मतलब जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक तो क्या होगा? इट कॉज श्रिंकेज ऑफ सेल, और वो किसमें होगा? प्लांट सेल में होगा, श्रिंकेज होगा। ठीक है, और उस श्रिंकेज को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। और इस प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस में क्या होगा? जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, बट इनसाइड जो प्रोटोप्लाज्म वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, जो प्लांट सेल में होगा, नहीं होगा। ठीक है, मैम एक बार फिर से प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन बताओ ना। so plasmolysis is basically it is a shrinkage of cell which it is a shrinkage of cell which occur in plant cell. Okay, in process of plasmolysis what will happen? Cell wall remain constant but inside the cell becomes shrink, so that type of cell is called plasmolyzed cell. ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देखते हैं हम। ये तो सॉल्यूशन की बात हुई। अब हम देखते हैं 3 टाइप के ऑस्मोसिस, सॉरी 2 टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं। वन इज एंडोऑस्मोसिस, सेकंड इज एक्सोऑस्मोसिस। अब एंडोऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस, आई थिंक अगर आपको ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर है तो ये भी समझ में नहीं आएगा। तो आई थिंक सबको क्लियर है
किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। तो हम टाइप्स देखते हैं ऑस्मोसिस के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। अब एंडोऑस्मोसिस देखो, वर्ड को देखो, एंडो, एंडो का मतलब इनसाइड, और ऑस्मोसिस आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है। तो एंडोऑस्मोसिस क्या हो गया, जब सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है अंदर चला जाएगा। या सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और ऑस्मोसिस आपको पता है जब वाटर का जो मूवमेंट होता है जब सेल के अंदर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर जाना, तो वाटर जब अंदर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस मतलब, एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, ठीक है। तो जब वाटर जो है सेल से बाहर आ जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आप ध्यान रखो, अगर उस वर्ड को आप ध्यान रखोगे तो आपको डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। एंडो का मतलब अंदर, वाटर जब अंदर जाता है दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब जब वाटर बाहर आ जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अब आगे हम देखते हैं, अब कुछ और भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सौरभ का मैसेज आया है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस एक क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन की मेथड होती है जो सेल में होती है, सेल मेम्ब्रेन में होती है। मतलब जो आयंस मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर, कैसे होता है, बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। मतलब वाटर का मूवमेंट हो रहा है बेसिकली, कहाँ से, जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का वहां से कहाँ हो रहा है, जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई से लो हो रहा है, ठीक है। बट इन प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसी के थ्रू जो है वो वाटर पास होगा, ठीक है। अब वाटर कैसे पास होता है, अगर मैं सेल की बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, वो कैसी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। सौरभ अंडरस्टूड व्हाट इज ऑस्मोसिस, यस और नो, गिव मी आंसर। यस मैम। चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ अदर टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है बेसिकली, देखो एंडोसाइटोसिस, एंडो का अगेन मीनिंग क्या होता है, इनसाइड, ठीक है। और साइटोसिस मतलब होता है सेल, सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये जो एंडोसाइटोसिस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। अब ये फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, तो देखो एंडोसाइटोसिस का आपको मीनिंग पता है, एंडो मतलब होता है इनसाइड और साइटोसिस मतलब सेल, सेल के अंदर कोई जो है सब्सटेंस अगर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है बेसिकली कि जो सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता है और वो सेल के अंदर आता है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस मतलब जब मटेरियल जो होता है वो एनगल्फ होता है, एनगल्फ मतलब अंदर आता है सेल के, और कौन सा मटेरियल आ रहा है, सॉलिड मटेरियल, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मीनिंग होता है सेल ईटिंग, मतलब सेल ने क्या करा, सॉलिड पार्टिकल को ईट कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल ईटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब पिनोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस मतलब जब सब्सटेंस सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म में आएगा उसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। दैट मीन्स सेल ड्रिंकिंग, सेल क्या कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है, लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस।
तो ये दो टाइप के एंडोसाइटोसिस होते हैं, वन इज फेगोसाइटोसिस, सेकेंड इज एंडोसाइटोसिस, सॉरी फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अब देखते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो एक्सोसाइटोसिस बेसिकली क्या होता है, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब एंडो का हमने क्या मीनिंग बताया था, एंडो मतलब इनसाइड और साइटोसिस मतलब सेल, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। मतलब एक्सो का मतलब क्या होता है बाहर, और साइटोसिस मतलब सेल। जब सेल से बाहर कोई सब्सटेंस जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। अब इसके आप जो फंक्शंस है आप लोग कर सकते हो, काफी इजी है फंक्शंस। तो फंक्शन आप जस्ट रीड कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो। मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमने जब सेल का हमने देखा था कि सेल जो होता है बेसिकली उसका हमने स्ट्रक्चर देखा था, राइट, कंपोनेंट देखे थे। तो कंपोनेंट में हमने एक चीज देखी थी प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले फेलिक्स डुजार्डिन ने किया था। ठीक है, और इसका जो नाम है प्रोटोप्लाज्म उसको दिया था पर्किंजे ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने सीबीटी 1 में भी पूछा था कि हु टर्म प्रोटोप्लाज्म, आई थिंक ये क्वेश्चन था शायद। तो पर्किंजे ने, उसका आंसर जो है वो है पर्किंजे, जिसने प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था। नेम जो प्रोटोप्लाज्म है वो पर्किंजे ने दिया था। ठीक है, और डिस्कवर किया था फेलिक्स डुजार्डिन ने। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं, मैंने शायद पहले भी बताया था। प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होती है, एक होता है साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर लिविंग कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। क्यों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है, इसको हम हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं, कंट्रोलर भी बोलते हैं, डायरेक्टर भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। हर्षवर्धन का मैसेज है सारकोड क्या होता है। तो बेटा देखो, अभी मैंने प्रोटोप्लाज्म आपको बताया था, प्रोटोप्लाज्म में मैंने बताया था आपको कि डिस्कवरी जो है वो फेलिक्स डुजार्डिन ने की थी। ठीक है, पर जो फेलिक्स डुजार्डिन था उसने उसको प्रोटोप्लाज्म नाम नहीं दिया, उसको नाम दिया था सारकोड। ठीक है, और जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है वो दिया था पर्किंजे ने। ठीक है, कृष्णा का मैसेज है न्यूक्लियोइड क्या होता है। तो बेटा न्यूक्लियोइड मैं बता दूंगी आपको क्लास के बाद, ठीक है, क्योंकि हमारा फिर जो लिंक है वो ब्रेक होगा। अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं, कंट्रोलर भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ भी बोलते हैं। इतने सारे इसके नाम हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है न्यूक्लियस, सारी ही एक्टिविटी जो सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसको, जितने भी सेल ऑर्गन जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको क्या करता है, डायरेक्ट करता है, और क्या करता है, उनका कंट्रोलिंग करता है। इसलिए इसको हम कंट्रोलर ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल, डायरेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्ट कर रहा है इसलिए हमको उसको बोल रहे हैं डायरेक्टर ऑफ सेल, और ब्रेन ऑफ सेल। अब ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोल रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन जो है सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। सिमिलरली ये न्यूक्लियस जो है सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन ईयर 1831 में। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देखो, सीधा हम डायग्राम में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखो, अब ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप इज द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। और ये कैसी होती है न्यूक्लियर एनवलप? इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप होता है इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होती है, आपको दिख रहा होगा, एक जो गैप दिख रही है ना, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। अब ये जो न्यूक्लियर पोर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर एनवलप में या बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इसका क्या फंक्शन होता है? ये न्यूक्लियर पोर जो है एक्सचेंज करता है मटेरियल का बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या स्ट्रक्चर है इसके अंदर प्रेजेंट होता है? जैसे हमने देखा था कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो लिविंग कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है इसमें? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है जो काफी डार्कली स्टेन्ड दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है बेसिकली क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसमें बहुत सारे आरएनए प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है, जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ऐसे बहुत 2-3 न्यूक्लियोलस जो है एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या प्रेजेंट है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस आई थिंक समझ में आ गया। उसके अलावा क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ये क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। और ये क्रोमेटिन थ्रेड में जो होता है क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है, या हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये बेसिकली फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पर जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जब सेल डिवाइड होती है तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है बेसिकली किस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं? क्रोमोसोम के फॉर्म में जो है बन जाते हैं, कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाते हैं। और उस क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था शायद प्रीवियस जब हमने एनिमल सेल या प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने क्रोमेटिन के 2 टाइप्स देखे थे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्रोमेटिन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। तो हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है? हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो जो है डार्कली स्टेन्ड होता है, मतलब उसके जो फाइबर होते हैं वो डार्कली स्टेन्ड होते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन जो लाइटली स्टेन होता है उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। अब क्वेश्चन आया है बच्चों का चैट बॉक्स में, न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो देखो, तो न्यूक्लियोलस जो होता है बेसिकली ये जो है न्यूक्लियस में एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसका क्या फंक्शन है? बेसिकली ये क्या करता है? राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है। और आरएनए का सिंथेसिस करना मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंथेसिस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर, अब न्यूक्लियर पोर क्या होता है अगेन मैं बता देती हूँ। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और किस में प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियर एनवलप में प्रेजेंट होते हैं। और इसका क्या फंक्शन है? बेसिकली ये एक्सचेंज में हेल्प करता है। कोई भी मटेरियल जो सेल ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हुआ है वो साइटोप्लाज्म में कैसे जाएगा? थ्रू न्यूक्लियर पोर। या अगर साइटोप्लाज्म में कोई फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? थ्रू न्यूक्लियर पोर। बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज होता है, इसके थ्रू जो है एक्सचेंज पॉसिबल होता है। आई थिंक क्लियर हुआ सबको ये? यस मैम। यस मैम। क्रोमोसोम एक और पॉइंट बताती हूँ। क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेसिकली किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, और उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड
हिस्टोन प्रोटीन्स, दो टाइप की चीजें होती है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन होता है, ठीक है। अब डीएनए आपको पता है, व्हाट इज डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका फुल फॉर्म, ठीक है। और ये क्या करता है डीएनए, बेसिकली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करके रखता है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो चैट बॉक्स में। चलो ठीक है, अब इसके हम जल्दी से फंक्शन देख लेते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है, सारी चैट बॉक्स में आपने करा है। राइबोसोम मेक प्रोटीन एंड आरएनए। हाँ, राइबोसोम जो होता है ना वो आरएनए को नहीं बनाता है। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और जो आरएनए है। मैम आप म्यूट हो। मैम कैन यू रिपीट योर? हाँ, आपका क्वेश्चन था कि राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और जो आरएनए है वो भी जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एक मिनट, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ। हाँ, राइबोसोम्स जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और सिमिलरली जो आरएनए है वो भी क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। दोनों का ही जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस। चलो जल्दी से हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं न्यूक्लियस के। तो सबसे फर्स्ट जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्रोथ करता है सेल की, और डायरेक्ट करता है कि कैसे मतलब सेल डिवीजन की प्रोसेस करना है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। ये तो कौन डायरेक्ट करता है, न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है। अब ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होते हैं, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बेसिकली जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में जो हेल्प करते हैं प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जाम्पल बताऊं तो कोलेजन आपने सुना होगा, तो वो क्या है, एक टाइप का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। या आपने एक्टिन मायोसिन सुना होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, कृष्णा का डाउट है। तो मेटाबॉलिक मतलब जितनी भी वाइटल एक्टिविटी सेल में होती है ना, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे किसी चीज का सिंथेसिस है या किसी चीज का ब्रेक डाउन है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जांपल बताया जैसे मैंने कि कोलेजन जो होते हैं वो दैट इज स्ट्रक्चरल, मतलब जो स्ट्रक्चर बेसिकली जो सेल का जो सिंथेसिस हो रहा है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन से हो रहा है। और वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैसे होते हैं, जैसे कि कोलेजन है या एक्टिन मायोसिन होते हैं जो मसल में प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का जो है सिंथेसिस करता है ये न्यूक्लियस। अब इसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है राइबोसोम के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या मैम एक्टिन मायोसिन क्या होता है? क्या बोल रहे हो मैम आपने कुछ तो बोला ना, एक्टिन मायोसिन, वो क्या होता है? वो भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन एग्जांपल है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का। तो सेकेंड पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर है। थर्ड पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट। ओके मैम। देखो क्या करता है, सेल जो है वो ग्रोथ करता है। सेल की ग्रोथ जो है किसके थ्रू होती है, न्यूक्लियस के थ्रू होती है, क्योंकि वो सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है, किसको सिंथेसिस करना है किसको सिंथेसिस नहीं करना है। होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जैसे एग्जांपल है कोलेजन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। अब कैसे राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है।
अब ये जो न्यूक्लियस है वो सेल साइकिल को जो है रेगुलेट करता है, मतलब कब सेल डिवीजन करना है कब नहीं करना है उसको कौन डायरेक्ट करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है कोडेड होती है। तो दिस इज अबाउट न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। मैम कैन यू साइटोप्लाज्म, थर्ड पॉइंट? हाँ, थर्ड पॉइंट जो है इट रेगुलेट द सेल साइकिल, मतलब सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। इट टेक्स पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। हाँ, तो राइबोसोम के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। चलो, अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है बेसिकली इट्स अ साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब साइटोप्लाज्म जो है लिविंग कंटेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बायोसिंथेसिस मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिक मतलब किसी चीज का ब्रेक डाउन, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक। तो जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, जैसे कि किसी चीज का बनना, किसी चीज का सिंथेसिस, दैट इज बायोसिंथेसिस, एंड किसी चीज का ब्रेक डाउन होना, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये किसमें हो रही है? साइटोप्लाज्म में। अब इसको किसने डिस्कवर किया था? साइटोप्लाज्म को कोलिकर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, हमने देखा भी था। साइटोसोल होता है और दूसरा हमने देखा था सेल ऑर्गेनल्स। अब पहले देख लेते कि साइटोसोल क्या होता है। ठीक है, अब ये जो साइटोसोल होता है, या इसको हम बोले हाइलोप्लाज्म, इसका अनदर नेम है हाइलोप्लाज्म। अब ये हाइलोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली इट्स अ एक्वस पार्ट होता है, एक्वस सॉल्युबल पार्ट होता है। ठीक है, और किससे बना होता है? ये प्रोटीन से बना होता है, फाइब्रस प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, जो सेल का स्केलेटन बनाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म। अगेन मैं बताती हूँ, साइटोसोल मतलब कि जो सेल का जो स्केलेटन है वो किससे बना होता है? साइटोसोल से बना होता है। और वो साइटोसोल में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। अभी हमने देखा ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो बेसिकली इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं। किसका? सेल का। उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके फंक्शंस जो है अगर हम देखेंगे तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को अगेन जो है एक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जितना भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है? सेल के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम बोलते हैं साइक्लोसिस, मतलब एक टाइप का मूवमेंट होता है सेल में। या तो वो कैसा होगा? या तो वो रोटेशनल होगा या तो वो सर्कुलर होगा। ठीक है, तो मूवमेंट होता है बेसिकली। साइक्लोसिस इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, और वो मूवमेंट कैसे हो रहा है? दो टाइप का मूवमेंट होगा, या तो सेल जो है वो रोटेशनली जो है मूव होगा या रोटेशनली। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हो सकता है और रोटेशनल मोशन हो सकता है। एक्सक्यूज मी मैम। साइटोसोल से मैं बताती हूँ साइटोसोल क्या होता है। प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। साइटोसोल मैं फिर से बताती हूँ साइटोसोल क्या होता है। तो देखो, सेल आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, तो सेल के अंदर जो उसका जो साइटोस्केलेटन होता है ना, जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, वो किससे बना होता है? वो बना होता है फाइब्रस प्रोटीन से। और ये फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, अब उसके अलावा जो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? तो देखो, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसका अनदर नेम है प्रोटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स या ऑर्गेनॉइड्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल को क्या बोलते हैं हम? प्रोटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स या ऑर्गेनॉइड। दिस इज अनदर नेम ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवे मतलब क्या होता है राजवीर? देखो, बायोसिंथेसिस मतलब किसी चीज का सिंथेसिस, उसको हम बायोसिंथेसिस बोलेंगे। कैटाबॉलिक मतलब किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक पाथवे।
बहुत सारी चीजें क्या होती है सेल के अंदर बनती है, तो उसको हम बोलेंगे बायोसिंथेसिस। ठीक है, ब्रेक डाउन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैम बायोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस भी बोलते हैं ना? हाँ, सिंथेसिस मतलब एनाबॉलिक। बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस दो होती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब किसी चीज का सिंथेसिस होना, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक। चलो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। हमने देखा कि इसका अनदर नेम होता है प्रोटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स या ऑर्गेनॉइड्स। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली होता है सेल का, ठीक है, और उसका एक डेफिनेट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज ऑल आर ऑर्गेनल्स, जिसका एक पर्टिकुलर शेप है, स्ट्रक्चर है और उसका अलग अलग फंक्शन है। अलग अलग ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल। अब उसके अलावा जो है सेल में कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इर्गैस्टिक बॉडीज या ड्यूटोप्लाज्मिक बॉडीज। जो लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, और जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटोप्लाज्मिक या इर्गैस्टिक बॉडीज। इसका एग्जांपल है वैक्यूल। अभी हम देखेंगे वैक्यूल क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। अब देखो, अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली सबसे पहले जो है कॉलिकर ने उसको सबसे पहले देखा था, सबसे पहले डिस्कवर किया था कॉलिकर ने। और कहाँ पे डिस्कवर किया था, इंसेक्ट्स में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसने कॉइन किया था, इट इज कॉइन्ड बाय बेंडा, ठीक है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल है वो कहाँ पे फाउंड होता है, इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और किसमें एब्सेंट होता है, ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है जैसे कि मेमेलियन आरबीसी, उसमें एब्सेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, जो मेमेलियन आरबीसी होती है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक है, उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है ना उसमें सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स मतलब कि जिसमें जो है कोई चीज का अगर फॉर्मेशन हो रहा है या कोई रीजनरेशन हो रहा है तो उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रेजेंट होगा। और क्यों ज्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि उस सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। क्योंकि किसी चीज का अगर फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, क्योंकि एटीपी किसमें सिंथेसाइज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ज्यादा नंबर मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, मेरिस्टेमेटिक सेल में भी होता है जो प्लांट सेल में होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर आई थिंक सबको दिख रहा है, विजिबल है। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज जूम कर लो, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। अब ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो एक फोल्डिंग के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। जो आपको ये फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो क्रिस्टे है उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट है। तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ।
मैम आई हैव अ डाउट। हाँ पूछो, क्या डाउट है? मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टे एंड इनर मेम्ब्रेन? बताती हूँ। Inner membrane is folded and it is called cristae. ओके मैम। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो रॉड शेप होता है, ठीक है। सर्कुलर स्फेरिकल भी हो सकता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, जो हाईली इवॉल्व सेल्स होती है, उसमें बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो होता है वो रॉड शेप होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट जो है आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो एक फोल्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है लाइक दिस, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। जो आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे, है ना। ओके मैम। अब क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीसोम्स, या इसको हम बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल भी बोलते हैं, या इसको हम Fernandez-Lorentz particles. पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑक्सीसोम का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसका फंक्शन देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आपका जो टेनिस का बैट होता है ना, कुछ इस टाइप से होता है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है, इसको हम बोलते हैं जो हेड वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड F1, दिस इज हेड, दिस इज बेस, जिसको हम बोलते हैं F0, एंड दिस इज कॉल्ड स्टॉप, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं या F1 F0 पार्टिकल होते हैं, इसका हम फंक्शन देखते हैं। बेसिकली ये जो है एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी बंडल बोल सकते हैं, या एनर्जी जिस फॉर्म में सेव होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटीपी। तो देखो देखो अब ये माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट है, जिसको हम F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है, या हम उसको फर्नांडिस मोरन्स पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जो है इसमें क्या प्रेजेंट है? ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया था उसमें जो है डीएनए का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए इस ऑर्गेनल को हम कैसा ऑर्गेनल बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक है। अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है डीएनए और राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और ये डीएनए जो है क्या करता है? को जो है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है इंफॉर्मेशन को पास करता है, मतलब रेप्लिकेशन की प्रोसेस करता है बेसिकली। तो ये कैसा ऑर्गेनल हो गया? सेमी ऑटोनोमस, मतलब खुद में इतनी एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। मतलब ये एक थियरी है कि ये पहले खुद एक ऑर्गेनिज्म हो सकता था और फिर वो सेल में इंक्लूड हो गया इवोल्यूशन के बाद। हाँ, सेल में इंक्लूड हो गया, क्योंकि वो सेमी ऑटोनोमस सारी चीजें फॉर्म नहीं कर सकता ना। रेप्लिकेट हो सकता है, एटीपी का फंक्शन कर सकता है, लेकिन वो लाइक नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन को पास नहीं कर सकता है, क्योंकि डीएनए अगर प्रेजेंट है इसका मतलब ये है कि वो रेप्लिकेट कर पाएगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो इंफॉर्मेशन को पास नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। मैम व्हाट इज द Ma'am, मीनिंग can ऑफ we leave? सेमी ऑटोनोमस? हाँ, जस्ट सेकेंड।